हेलो। नमस्ते। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? आप पूरे मेरे बुक को देखिए, केवल एक जगह नहीं देखिए। मैंने आपकी पूरी किताब को देखा है। क्या आप कुछ खास सेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं? इसमें जो दिया हुआ देखिए, ये पेज नहीं, सॉरी। मैं कोई यहाँ बात नहीं। मैं यहाँ पर ये इस तरह नहीं, अभी नहीं। मैं यहाँ पर फ्रॉम क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड को पढ़ रहा था, और इसे आप अपने से समझाइए इसे पढ़कर। मैंने फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स वाला पेज पढ़ लिया है। आसान शब्दों में कहूँ तो फॉर्म क्लासेस उन शब्दों को कहते हैं जो व्याकरण के हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। स्ट्रक्चर वर्ड्स वे शब्द होता है जो वाक्य की संरचना को बनाने में मदद करते हैं, जैसे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। क्या आप किसी खास सेक्शन के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ। फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत किसको रखा गया है? फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत 4 मुख्य वर्गों को रखा गया है: नाउन्स, संज्ञा, वर्ब्स, क्रिया, एडजेक्टिव्स और विशेषण और एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। आपकी किताब के अनुसार इनमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी खास वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, नाउन किसे कहते हैं? नाउन या संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, जैसे राम, किताब, पटना या खुशी। आपकी किताब में भी शायद कुछ इसी तरह की परिभाषा और उदाहरण दिए होंगे। जी हाँ। अब ये बताइए, नाउन जो इसमें दिया गया है, उसमें कहा गया है कि नाउन जो है ना, फॉर्म क्लासेस में रखा गया है, इसीलिए क्योंकि इसके फॉर्म में चेंज आता है, क्योंकि अफिक्स का प्रभाव इसमें आ जाता है। तो नाउन में किस किस प्रकार से अफिक्स का प्रभाव आ सकता है? आपकी किताब के अनुसार नाउन पर अफिक्स का प्रभाव मुख्य रूप से 2 तरह से दिखता है। पहला, एकवचन और बहुवचन बनाने के लिए, जैसे कैट से कैट्स, और दूसरा संबंध कारक बनाने के लिए, जैसे डॉग स्कॉलर। क्या आप इनमें से किसी खास प्रकार को और समझना चाहते हैं? हाँ, कभी-कभी मैं जानता हूँ कि इस नाउन्स में कभी एल वाई लगा के या कुछ और लगा के उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब भी बना लिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफिक्स का इस्तेमाल करके नाउन के फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। जैसे फ्रेंड एक नाउन है और इसमें एल वाई लगाने पर यह फ्रेंडली एडजेक्टिव बन जाता है। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरणों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या कोई और नाउन ऐसे भी हैं जो कि उसमें सफिक्स का प्रभाव जोड़ के, सफिक्स से एफिक्स मतलब एफिक्स का प्रभाव जोड़ के वो वर्ब भी और एडवर्ब भी बन जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें अफिक्स जोड़ने पर वे वर्ब या एडवर्ब बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब्यूटी एक नाउन है और इसमें इफाई जोड़ने पर ये ब्यूटिफाई वर्ब बन जाता है। इसी तरह क्विक एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एल वाई लगाने पर ये क्विकली एडवर्ब बन जाता है। क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण चाहते हैं? कभी-कभी आपने तो एडजेक्टिव पहले ले लिया, मैं वो ये भी ठीक है, बता दिया आपने। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि नाउन में भी कुछ जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है? कुछ मामलों में नाउन में सफिक्स जोड़कर एडवर्ब बनाया जा सकता है, जैसे साइडवेज या क्लॉकवाइज जैसे शब्द। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण चाहते हैं? चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपके मन में कोई और सवाल आए तो बेझिझक पूछिएगा। चाहता हूँ नहीं बोला मैं, और चाहता हूँ, और एग्जांपल लीजिए। जो नाउन में सफिक्स एफिक्स जोड़ने पर जो है ना, वो एडजेक्टिव बन जाता हो। जरूर, कुछ और उदाहरण देती हूँ। जैसे डेंजर एक नाउन है और इसमें OUUS जोड़ने पर ये डेंजरस एडजेक्टिव बन जाता है। इसी तरह केयर एक नाउन है जिससे केयरफुल और केयरलेस जैसे एडजेक्टिव बनते हैं। क्या आप ऐसे किसी खास तरह के बदलाव को समझना चाहते हैं?
ये समझ गया कि ये जो है ना नाउन में एफिक्स लगाने पर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। मुझे ऐसा एग्ज़ाम्पल दीजिए जो नाउन में कुछ सफिक्स, प्रीफिक्स जोड़ने पर जो है वो एक एडवर्ब बन जाते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे क्लॉक एक नाउन है और इसमें वाइज जोड़ने पर ये क्लॉकवाइज एडवर्ब बन जाता है। इसी तरह साइड नाउन है और साइडवेज एडवर्ब। क्या आप और जानना चाहते हैं? चलिए ठीक है, ये तो बता दिया आपने कि ये एक एडवर्ब है, लेकिन मैं इसे एडवर्ब ही क्यों कहूँ? आपकी बात सही है। दरअसल क्लॉकवाइज जैसे शब्द दिशा या तरीके को बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसलिए ये इन्हें एडवर्ब कहा जाता है। क्या आप इसे और गहराई से समझना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे इसका सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाइए। जरूर। क्लॉकवाइज का वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा, प्लीज टर्न द नॉब क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज ये बता रहा है कि नॉब को किस दिशा में घुमाना है। क्या आप कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, लेकिन क्लॉकवाइज का नहीं, किसी दूसरे का एग्ज़ाम्पल इस पर दीजिएगा। जी बिल्कुल। साइडवेज का उदाहरण लेते हैं। द कार मूव्ड साइडवेज ऑन द आइसी रोड। यहाँ साइडवेज ये बता रहा है कि कार किस तरह हिली। क्या आप समझ पा रही हैं? किस तरह हिले? अच्छा, अब एक मुझे बताइए, नाउन किसको कहेंगे, एडजेक्टिव किसको कहेंगे, वर्ब किसको कहेंगे, एडवर्ब किसको कहेंगे और किसे पूछने पर क्या मतलब क्या क्वेश्चन करेंगे कि पता चलेगा ये सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये जो है एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, मतलब एडजेक्टिव नहीं, हाँ एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब तीनों से बताइए। ठीक है, समझाती हूँ। आप किसी वाक्य में नाउन का पता कौन या क्या पूछकर लगा सकती हैं। जैसे लता गाती है, में कौन? लता, तो लता नाउन हुई। वर्ब के लिए आप क्या कर रही है पूछ सकती हैं। रुकिए रुकिए, एडजेक्टिव। नाउन के लिए क्या केवल यही दोनों पूछा जा सकता है, कौन और क्या? जी नहीं, सिर्फ कौन और क्या ही नहीं, आप किसे या किसको पूछकर भी नाउन का पता लगा सकती हैं। इससे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुए नाउन के बारे में पता चलता है। क्या आप कुछ और उदाहरण चाहती हैं? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि किसे और किसको का अगर आंसर मिला तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे जो कि नाउन उसका फंक्शन कर रहा होता है। और उसी तरह अगर क्या बोलते हैं क्या और कौन का अगर आंसर मिलता है तो वो भी नाउन होता है जो कि अभी सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा था। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। कौन और क्या पूछने पर जो जवाब मिलता है वो नाउन होता है और अक्सर वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और किसे और किसको पूछने पर जो मिलता है वो भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी इसी तरह समझना चाहती हैं? मुझे ये बताइए, क्या और भी कोई क्वेश्चन वर्ड है जिससे मुझे पता चल सकता है ये नाउन है, या सब्जेक्ट है या वर्ब है? नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट था। हाँ, किधर पूछकर भी आप एडवर्ब का पता लगा सकती हैं। ये क्रिया के स्थान के बारे में रुकिए बताता है। रुकिए, मैं केवल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन की बात कर रहा हूँ सेंटेंस में। माफ कीजिएगा, मैं समझ गई हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कौन और क्या पूछने पर जो जवाब मिलता है वो सब्जेक्ट होता है और किसे और किसको पूछने पर जो मिलता है वो भी नाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या आप अब इसमें कुछ और स्पष्ट करना चाहती हैं? और मैंने ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं, ऐसे क्या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो ये सबका जवाब कभी-कभी प्रोनाउन भी नहीं कहलाता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कौन, क्या, किसे और किसको पूछने पर जो जवाब मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हो कि दोनों ही वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। क्या आप कुछ स्पेसिफिक उदाहरण देकर समझाना चाहेंगी? नहीं, अब बस मुझे ये बता दीजिए कि ये 4 क्वेश्चन क्या, कौन, इसके ये ऑब्जेक्ट हो गए, नहीं ये सब्जेक्ट के लिए हो गया, और किसे और किसको ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, इससे नाउन प्रोनाउन पता करते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन वर्ड है जिससे पूछकर हम पता कर सकते हैं ये सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या चीज़ है, नाउन या प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट?
नहीं, मुख्य रूप से यही 4 प्रश्न होते हैं जिनसे आप वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगा सकती हैं। क्या आप इन्हें किसी खास उदाहरण से समझना चाहती हैं? क्या किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है तो केवल और केवल वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बनकर आ सकता है या कुछ और भी बनकर आ सकता है? नहीं, नाउन या प्रोनाउन वाक्य के अन्य हिस्सों के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्या आप इनके बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ, अगर चर्चा हो ही गया तो थोड़ा बता ही दीजिए। ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो प्रेपोजिशन के बाद आता है, जैसे इन द बॉक्स में बॉक्स। और कॉम्प्लीमेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, जैसे शी इज अ डॉक्टर में डॉक्टर। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? शी इज अ डॉक्टर, इसमें आपने कहा डॉक्टर नाउन है, लेकिन शी इज अ डॉक्टर में क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ना? आप सही कह रही हैं। इस वाक्य में डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। इस जैसी लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो अक्सर कॉम्प्लीमेंट होता है और सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देता है। क्या आप कॉम्प्लीमेंट को और समझना चाहती हैं? नहीं, अब मुझे आप ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है और कितने टाइप के लिंकिंग वर्ब होते हैं सभी बताइए। लिंकिंग वर्ब, जैसा कि नाम से पता चलता है, सब्जेक्ट को वाक्य के दूसरे भाग यानी कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। ये क्रिया को व्यक्त नहीं करती बल्कि सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था को बताती है। बी जैसी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर सबसे सामान्य लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, जैसे सीम, अपीयर, फील, बिकम आदि। क्या आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं? देखिए, आपने लिंकिंग वर्ब कहा जो सब्जेक्ट का ही एक तरीके का अर्थ रहता है, मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट रहता है। और उसके लिए जो लिंकिंग वर्ब आपने दिया है, बी के सारे फॉर्म बी, वाज, वेयर, इज, एम, आर और बीन। बीन तो आपने नहीं कहा है। क्या क्या होता है लिंकिंग वर्ब, एक बार दोबारा सुना दीजिए। जी, लिंकिंग वर्ब्स में बी के सभी रूप शामिल हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इनके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जो अवस्था या स्थिति को बताती हैं, जैसे सीम, अपीयर, फील, बिकम, लुक आदि। क्या आप इनके उदाहरण चाहती हैं? मैं यहाँ पर आदि बोल देखा हूँ, तो आदि से क्या समझूं? क्या और भी लिंकिंग वर्ब है? जी हाँ, आदि का मतलब है कि इनके अलावा भी और क्रियाएं हैं। कुछ अन्य लिंकिंग वर्ब्स में टेस्ट, स्मेल, साउंड और ग्रो भी शामिल है। क्या आप इन पर कुछ उदाहरण चाहती हैं? इसके अलावा भी कोई शामिल है जितना आपने बोल दिया है? जी हाँ, इनके अलावा भी कुछ और लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे रिमेन, स्टे, प्रूव, टर्न आदि। ये सभी सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था के बारे में बताते हैं। क्या आप इन पर भी कुछ उदाहरण चाहती हैं? आप लगातार बोले जा रहे हैं, इसका मीन्स लिंकिंग वर्ब का संख्या बहुत ज़्यादा है ना? हाँ, लिंकिंग वर्ब्स की संख्या काफी ज्यादा है। ये अलग अलग तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती हैं। क्या आप सभी लिंकिंग वर्ब्स की सूची चाहती हैं? जी। ठीक है, मैं आपको लिंकिंग वर्ब्स की एक सूची भेज सकती हूँ। क्या आप अभी अंग्रेजी व्याकरण के किसी और विषय पर बात करना चाहती हैं? हम्म, अगर किसी सेंटेंस में अगर मैं ये लिंकिंग वर्ब देखूं तो मैं उससे क्या क्या समझ सकता हूँ? लिंकिंग वर्ब देखकर आप ये समझ सकती हैं कि वाक्य का सोल किसी क्रिया को नहीं कर रहा, बल्कि लिंकिंग वर्ब उसके बारे में कुछ बता रही है। ये सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति या गुणवत्ता को स्पष्ट करती है और अक्सर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझना चाहेंगी? क्या जब ये सभी जो लिंकिंग वर्ब आपने कहा है उसके बाद कोई और वर्ब आती है या नहीं आती है? डायरेक्ट
कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद आमतौर पर सीधे कोई दूसरी क्रिया नहीं आती। इसके बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आता है जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है। लिंकिंग वर्ब एक ही वर्ब होता है, मतलब जैसे इज केवल अगर कोई भी वर्ब मतलब कुछ हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये जब भी लिंकिंग वर्ब आती है वो हमेशा मेन वर्ब के रूप में रहती है, ये बताइए। जी हाँ, आपने सही समझा। लिंकिंग वर्ब हमेशा मुख्य क्रिया के रूप में ही आती है। ये किसी अन्य क्रिया की सहायता नहीं करती, बल्कि सीधे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। और हमें ये बताइए, लिंकिंग वर्ब जो है वो तो समझ ही गया, इसमें क्या टेंस का भी कुछ रोल है कि ये लिंकिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ये लिंकिंग वर्ब है तो ये पास्ट टेंस में, इस टाइप का? जी हाँ, टेंस का रोल बिल्कुल होता है। लिंकिंग वर्ब्स टेंस के अनुसार बदलती हैं, जैसे इज और एम प्रेजेंट टेंस के लिए और वॉज और वर पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आप अलग-अलग टेंसेस के उदाहरण चाहती हैं? ये तो ठीक है, इज एम वाज वेयर तक ठीक है। और भी कोई लिंकिंग वर्ब है जो कि टेंस बताती होगी? जी, बिकम भी एक लिंकिंग वर्ब है जो टेंस बताती है, जैसे शी बिकेम अ डॉक्टर पास्ट टेंस या ही इज बिकमिंग रेस्टलेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फील, लुक, स्मेल आदि भी इसी तरह काम करती हैं। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहेंगी? देखिए, आपने शी इज बिकमिंग जो इस टाइप वाला सेंटेंस बोला, उसमें तो मुझे लग रहा है कोई क्रिया हो रहा है। आपने सही ध्यान दिया। ही इज बिकमिंग रेस्टलेस में इज बिकमिंग एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ बिकमिंग किसी क्रिया को नहीं बता रहा, बल्कि सब्जेक्ट की बदलती आस को दर्शा रहा है। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरणों को देखना चाहेंगी? हम्म, इसका हिंदी में अर्थ बताइएगा तो क्या हुआ? ही इज बिकमिंग रेस्टलेस का हिंदी में अर्थ है वो बेचैन हो रहा है। यहाँ बिकमिंग ये बता रहा है कि उसकी जो अवस्था है वो बदल रही है। मतलब जो बेचैन हो रहा है वो और कोई नहीं, वह ही है जो कि सब्जेक्ट है। जी, आपने सही समझा। वह यहाँ सब्जेक्ट है और इज बिकमिंग रेस्टलेस कॉम्प्लीमेंट है जो उसी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता रहा है। मैं समझ गया। सब्जेक्ट का ही जब दूसरा सब्जेक्ट के ही बारे में जब मतलब सब्जेक्ट और जब दूसरा नाउन जो लिखा है वो दोनों अगर एक ही हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट जब लिखा हो तो लिंकिंग वर्ब का ही यूज होगा। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। जब सब्जेक्ट और बाद वाला नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और इस स्थिति में हमेशा लिंकिंग वर्ब का ही उपयोग होता है। हाँ, सब्जेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट में डाउट हो रहा है। वहाँ कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमें मुझे लग रहा है वो कभी प्रोनाउन नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, इट इज आई। यहाँ आई प्रोनाउन है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इट इज आई क्यों लिखा? आई इट इज के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखना था, मी लिखना था ना, इट इज मी। मुझे ऐसा लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। व्याकरण के आधुनिक नियमों के अनुसार इट इज मी कहना ज्यादा प्रचलित और सही माना जाता है। इट इज आई का प्रयोग कुछ पुराने या औपचारिक संदर्भों में अभी भी देखा जा सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? लेकिन यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है और ऑब्जेक्ट आई है, ऐसा है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाक्य में इट सब्जेक्ट है, लेकिन आई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस यहाँ एक लिंकिंग वर्ब है जो इट को आई से जोड़ती है। आई यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मुझे ये बताइए, जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा या सब्जेक्टिव केस में होगा? जब कॉम्प्लीमेंट किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है तो ये अक्सर सब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि ये सीधे सब्जेक्ट को संदर्भित करता है, जैसा कि हमने इट इज आई में देखा। हालांकि बोलचाल में मी का प्रेमी प्रचलित है। हमने बात कहाँ से चालू किया था? हाँ, अब मुझे जो है ना, नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं? पहले सबसे पहले नाउन के बारे में बताइए। ठीक है, नाउन से शुरू करते हैं। नाउन यानी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव का नाम होता है, जैसे लड़का, किताब, दिल्ली या खुशी। क्या आप एडजेक्टिव के बारे में जानना चाहती हैं? नाउन के बारे में डिटेल से बताइए। तो बस रटा हुआ चीज़ है, रटा हुआ नहीं चाहिए, मुझे समझना है। ठीक है, मैं आपको नाउन को विस्तार से समझाती हूँ। नाउन सिर्फ नाम नहीं होते, वे वाक्य के फाउंडेशनल एलिमेंट्स होते हैं। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, राम प्लेस क्रिकेट में राम सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, दोनों नाउन है। क्या आप नाउन के प्रकार के बारे में समझना चाहती हैं? जी हाँ, बता दीजिए। अच्छा, प्रकार जानने से कुछ फ़ायदा भी होता है क्या? हाँ, नाउन के प्रकार जानने से बहुत फायदा होता है। इससे हमें वाक्य की संरचना समझने में मदद मिलती है और हम अंग्रेजी व्याकरण के नियमों का सही ढंग से उपयोग कर पाती। क्या आप अब इनके बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ, पहले बता दीजिए, फिर सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाइएगा कि देखिए, ये जान लिए तो आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन का ज्ञान आपको वाक्य में हमेशा इसे कैपिटल लेटर से शुरू करने में मदद करता है, जैसे राम। कॉमन नाउन जानने से आप समझ सकती हैं कि ये किसी सामान्य वर्ग को दर्शाता है। क्या आप इसी तरह के और उदाहरण चाहती है? मुझे उदाहरण नहीं, जितने भी नाउन के प्रकार हैं, सभी को बताइए। ठीक है, नाउन के मुख्य प्रकार हैं प्रॉपर नाउन जैसे राम, कॉमन नाउन जैसे बॉय, कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, मटीरियल नाउन जैसे गोल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हैप्पीनेस। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहती हैं? इसका मीन्स हुआ, टोटल 5 प्रकार के नाउन हैं। मुख्य रूप से यही 5 प्रकार माने जाते हैं। क्या आप किसी खास प्रकार के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं? मुझे कभी-कभी लगता है भाववाचक जो नाउन है, मतलब संज्ञा है, वो मुझे कभी-कभी एडजेक्टिव भी लगने लगता है। इसी को अच्छे से समझाइए तो मुझे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः गुणों या भावों को व्यक्त करते हैं जो एडजेक्टिव के समान लग सकते हैं। मुख्य अंतर यह है कि एडजेक्टिव किसी नाउन का वर्णन करता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक स्वतंत्र विचार या अवधारणा होती है। जैसे ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। क्या आप इसे और समझना चाहती हैं? ये दोनों का मुझे हिंदी में भी अर्थ बताइएगा तो, ब्यूटी और ब्यूटीफुल का। ब्यूटी का हिंदी अर्थ सौंदर्य या खूबसूरती होता है, जो एक भाववाचक संज्ञा है। और ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर या खूबसूरत, जो एक विशेषण है और किसी नाउन की विशेषता बताता है। एक का आपने कहा सौंदर्य और एक का आपने कहा सुंदर। दोनों का तो मतलब मैं सेम ही समझ रहा हूँ। समझ सकती हूँ कि ये भ्रामक लग सकता है। सौंदर्य एक भाव या अवधारणा है, जबकि सुंदर एक गुण है जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप इन्हें कुछ उदाहरणों से समझना चाहेंगी?
जी हाँ। जी बताइए, क्या समझना चाहती है? मुझे इसका एग्जांपल दीजिए, सौंदर्य और सुंदर, ब्यूटी और ब्यूटीफुल का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस बार एग्जांपल दीजिएगा सेंटेंस का। जरूर। ब्यूटी का वाक्य में प्रयोग, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज ब्रेथ टेकिंग। हिंदी, सूर्योदय का सौंदर्य लुभावना है। और ब्यूटीफुल का प्रयोग, शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर। हिंदी, वह एक सुंदर नृत्यांगना है। क्या आप समझ पाई? वह एक सुंदर नृत्यांगना है। इसमें जो है नृत्यांगना एक संज्ञा है और नृत्यांगना का विशेषता बताया है, सुंदर है। सही है ना? जी बिल्कुल सही समझा आपने। नृत्यांगना संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है। मुझे सूरज वाला एग्जांपल एक बार फिर से बताइएगा, तो आपने क्या दिया था? मैंने सूर्योदय का उदाहरण दिया था, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज ब्रेथ टेकिंग। हिंदी, सूर्योदय का सौंदर्य लुभावना है। क्या आप इस वाक्य के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? सूर्योदय का सौंदर्य लुभावना, यहाँ पर लुभावना ही जो है एडजेक्टिव है और सौंदर्य जो है वो एक नाउन है। एकदम सही। सौंदर्य यहाँ संज्ञा है और लुभावना उसकी विशेषता बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मीन्स जो सौंदर्य है वो और कोई नहीं, सूरज ही है, जो कि लिंकिंग वर्ब के वजह से पता चला। जी हाँ, सौंदर्य यहाँ सीधे सूर्योदय को संदर्भित करता है और इस यहाँ एक लिंकिंग वर्ब है जो इन दोनों को जोड़ती है। ये स्पष्ट करती है कि सौंदर्य किसका है। देखिए, सौंदर्य किसका है आपने कहा, और मैं अभी जानता था कि जैसे सौंदर्य लुभावना, लुभावना जो है किसका है, तो सौंदर्य का है लुभावना, तो वो भी तो एडजेक्टिव ही हो गया इसका मीन्स। लेकिन दूसरे का एडजेक्टिव हाँ, लुभावना एडजेक्टिव है और ये सौंदर्य की विशेषता बता रहा है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहती हैं? ओके। अब मुझे जो है नाउन में समझ गया। अब मुझे एडजेक्टिव बताइए क्या होता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये हमें नाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है, जैसे बड़ा, छोटा, सुंदर या लाल। क्या आप इनके बारे में समझना चाहेंगी? ये तो मैं समझ गया कि जो है एडजेक्टिव है वो जो है नाउन की विशेषता बताता है और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ वो कितने तरीके से नाउन की विशेषता बता सकता है, मतलब एक हो गया रंग, ये सब के तरीके से बताइए। एडजेक्टिव कई तरह से विशेषता बता सकते हैं। ये गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे गुड, बैड। मात्रा या संख्या बताते हैं, जैसे मैनी, सम। और कभी कभी ये निश्चितता या संबंध भी दर्शाते हैं, जैसे दिस, माई। क्या आप इन पर कुछ उदाहरण चाहती हैं? उदाहरण नहीं, इतना ही तरीके से एडजेक्टिव जो है विशेषता बता सकता है नाउन का, और कोई तरीका नहीं है ना? हाँ, मुख्य रूप से ये है। बोलिए। जी, मैं यही कह रही थी कि मुख्य रूप से यही तरीके हैं जिनसे एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहती हैं? मैं भूल गया हूँ, थोड़ा फिर से एक बार बता दीजिएगा क्या क्या आपने कहा, किस किस तरीके से विशेषता बता सकता है नाउन की एडजेक्टिव।
कोई बात नहीं, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता कई तरह से बता सकते हैं। गुणों के आधार पर जैसे गुड, बैड, मात्रा या संख्या के आधार पर जैसे मैनी, सम, और कभी कभी ये संकेत या संबंध भी बताते हैं जैसे दिस, माय। क्या अब स्पष्ट हुआ? आपने कहा गुण, एक बताया आपने संज्ञा और आपने एक बताया संकेत। ये 3 तरीका हो गया मीन्स। जी हाँ, मुख्य रूप से यही 3 तरीके हैं जिनसे एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुण कितने तरीके के होते हैं? गुण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव, ईमानदार, दयालु, वस्तु की गुणवत्ता, अच्छा, खराब, रंग, लाल, नीला, आकार, बड़ा, छोटा आदि। क्या आप किसी खास संदर्भ में जानना चाहती हैं? देखिए, आपने जो है 3 तरीके बताए। एक आकार के हिसाब से, एक आपने रंग के हिसाब से और एक जो है उसका एक तरीके से देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से कि ये जो अच्छा है, खराब है, 3 तरीका। जी हाँ, मुख्य रूप से यही 3 तरीके हैं जिनसे हम गुणों को वर्गीकृत करते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? गुण तो समझ गया। आपने जो दूसरा कंडीशन दिया था, गुण के अलावा क्या दिया था? हाँ, संख्या। संख्या दिया था और तो याद नहीं है। पहले संख्या आप कितने तरीके से बता सकते हैं? संख्या 2 तरीके से बताई जा सकती है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं जैसे 1, 2, 3 आदि, और अनिश्चित संख्या में सम, मैनी, फ्यू जैसे शब्द आते हैं। क्या आप इन्हें उदाहरण से समझना चाहेंगी? अच्छा, ए एंड द जो है, क्या वो भी एक तरीके का एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नंबर बता रहा है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये संख्या को भी प्रभावित करते हैं, जैसे अ डॉग यानी एक कुत्ता। क्या आप आर्टिकल्स के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? अच्छा, मुझे एक बार ये बताइए, एडजेक्टिव और आर्टिकल में क्या अंतर है? एडजेक्टिव और आर्टिकल में मुख्य अंतर ये है कि एडजेक्टिव नाउन के गुणों, मात्रा या संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, जबकि आर्टिकल्स केवल ये बता। बोलिए, बोलिए, रुक क्यों गए? क्षमा कीजिएगा, थोड़ा रुक गई थी। मैं ये कह रही थी कि आर्टिकल्स केवल ये बताते हैं कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित। क्या आप इन्हें स्पष्ट समझ पाई? अच्छा, थोड़ा और मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, आर्टिकल अगर किसी में है ए एंड द, तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर आएगा। यहाँ तक कि प्रोनाउन भी नहीं, केवल नाउन ही आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एडजेक्टिव में ऐसा केस है क्या? लेकिन दोनों के बारे में डिटेल से बताइएगा। आपकी बात सही है। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है क्योंकि ये नाउन को ही निर्धारित करते हैं। प्रोनाउन खुद ही नाउन का स्थान लेते हैं, इसलिए आर्टिकल्स की आवश्यकता नहीं होती। एडजेक्टिव के मामले में ये नाउन या प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता सकते हैं और ये वाक्य के अलग अलग स्थानों पर आ सकते हैं। क्या आप इस अंतर को और समझना चाहेंगी? अलग-अलग स्थानों पर आ सकते हैं, इसका अर्थ क्या समझूँ? इसका अर्थ ये है कि एडजेक्टिव वाक्य में कभी नाउन से पहले और कभी बाद में आ सकते हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल में गुड नाउन से पहले आया है और द फ्लावर इज ब्यूटीफुल में बाद में। क्या आप इसे और समझना चाहेंगे? एक बार एग्जाम्पल को फिर से दीजिएगा तो? जरूर। पहला वाक्य था शी इज अ गुड गर्ल, हिंदी वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ गुड नाउन के पहले आया है। और दूसरा वाक्य था द फ्लावर इज ब्यूटीफुल,
हिंदी फूल सुंदर है। यहाँ ब्यूटीफुल नाउन के बाद आया है। क्या आप समझ पाई? ब्यूटीफुल नाउन के बाद कहाँ आया है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये वर्ब के बाद आया है, वो भी लिंकिंग वर्ब के बाद। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ब्यूटीफुल लिंकिंग वर्ब इस के बाद आया है और यहाँ ये नाउन फ्लावर की विशेषता बता रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द अक्सर कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। समझ तो गया हूँ। अच्छा ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ब किसे कहेंगे, वर्ब? वर्ब यानी क्रिया किसी कार्य का होना, स्थिति या अवस्था को दर्शाती है। ये वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जैसे ईट खाना, स्लीप या स्लोना या है। क्या आप इसे उदाहरणों से समझना चाहेंगी? ओके, पहले मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। एडजेक्टिव को, जैसे नाउन का, नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव भी किसी का फंक्शन कर सकती है क्या सेंटेंस में? जी हाँ, एडजेक्टिव भी वाक्य के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये अक्सर नाउन को मॉडिफाई करते हैं या कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं, जैसा कि हमने द फ्लावर इज ब्यूटीफुल में देखा। क्या आप इनके कुछ और कार्य जानना चाहेंगी? जी हाँ, जानना चाहूँगा। श्योर, व्हाट वुड यू लाइक टू नो? एडजेक्टिव को, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन आता है, क्या उसी तरीके से एडजेक्टिव भी सेंटेंस में किसी का काम करता है, ये मुझे बताइए। नहीं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनते। उनका काम नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होता है, उनकी विशेषता बताना। जैसे शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल में ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे? कभी-कभी ये सेंटेंस जो आपने बोला, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मुझे लग रहा है केवल शी इज़ ब्यूटीफुल भी बोल दूँ तो मैं समझ जाऊँगा। हाँ, शी इज़ ब्यूटिफुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर ब्यूटिफुल शी को डिस्क्राइब कर रहा है। असल में एडजेक्टिव सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज होते हैं। क्या आप उन सभी तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है। एडजेक्टिव्स दो तरह से मेनली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव में ये नाउन से ठीक पहले आते हैं, जैसे अ रेड कार, और प्रेडिकेटिव में ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते, जैसे द कार इज रेड। क्या आप इन दोनों के बारे में और जानना चाहते हैं? ये अ, ये इसका अच्छा हिंदी बताइएगा तो मैं, क्योंकि नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जब विशेषण संज्ञा से ठीक पहले आए, जैसे लाल कार। और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जब विशेषण सेंटेंस के आखिर में आए और क्रिया के बाद आए, जैसे कार लाल है। क्या आपको अब ये समझ आया? लेकिन नाम कहाँ आपने कुछ बताया? उसमें तो नाम बताया कम से कम आपने। हिंदी में नाम नहीं है उसका कुछ। अच्छा, आपने नाम के बारे में पूछा, तो एट्रीब्यूटिव को हिंदी में विशेषणात्मक कह सकते हैं और प्रेडिकेटिव को विधेय विशेषण। क्या अब ये और स्पष्ट है? ये मुझे तो हिंदी नाम ही अच्छा लगा। एक है एट्रिब्यूटिव, जो कि क्रिया के बाद आता है, और एक है प्रेडिकेटिव, जो कि नाउन के पहले आता है। सही बोला कि नहीं मैंने? ये बताइए तो पहले। आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। एट्रीब्यूटिव का मतलब है जो नाउन से पहले आए, जैसे सुंदर लड़की। और प्रेडिकेटिव का मतलब है जो क्रिया के बाद आए, जैसे लड़की सुंदर है। क्या आपको अब ये सही से समझ आया? प्रेडिकेटिव जो है क्रिया के बाद आता है। ठीक है। ओके, समझ गया। हाँ,
और जो एट्रीब्यूटिव है वो नाउन के पहले आता है। बिल्कुल सही समझे आप। अब चीजें क्लियर है? जी। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को जो हम लोग पहचान लेते हैं क्या, कौन, किसको और किसे क्वेश्चन करके, उसी तरीके से क्या हम लोग एडजेक्टिव को भी पहचान सकते हैं किसी क्वेश्चन से, और कितने-कितने तरीके के क्वेश्चन करके उसे पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए कुछ खास प्रश्न होते हैं। हम कैसा, कैसी, कैसे या फिर कितना, कितनी, कितने जैसे प्रवाल करते हैं। जैसे वह एक सुंदर लड़की है में कैसी लड़की, जवाब आएगा सुंदर। क्या आप कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगे? मतलब इंग्लिश में एग्जांपल दीजिएगा तो इसका। Absolutely. In English, we can use questions like what kind or how much to identify adjectives. For instance, in the sentence, he has a fast car, you can ask what kind of car. The answer is fast. Does that make sense? आप हिंदी में ही बोलिएगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो केवल इंग्लिश में बताइएगा। ठीक है, तो विशेषण पहचानने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं वे हैं what kind, which और how many. क्या आप इन प्रश्नों के उदाहरण देखना चाहेंगे? मतलब एडजेक्टिव पहचानने के 3 तरीके हैं, आपको 3 क्वेश्चन पूछना है, व्हिच, हाउ मैनी, व्हाट काइंड, यही 3, और कोई है क्वेश्चन? जी हाँ, ये मुख्य प्रश्न है। हाउ मच भी शामिल किया जा सकता है, खासकर जब हम मात्रा की बात करते हैं। क्या आप इन सभी पर कुछ उदाहरण देखना चाहती हैं? 3 तरीके, हाउ मैनी या हाउ मच, व्हिच या व्हाट काइंड ऑफ, ये 3 क्वेश्चन है जिससे हमें जब एडजेक्टिव के बारे में पता चलेगा कि कौन सा, अगर जो इसका उत्तर होगा वो कौन है, जो होगा वही होगा एडजेक्टिव। जी, आप बिल्कुल सही। बोलिए। मंगोलिया, उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? मंगोलिया नहीं, आपको मैंने कहा बोलिए। ओ, माफ कीजिएगा, मुझे सुनने में थोड़ी गलती हो गई। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ के। तो आपने कहा व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी या हाउ मच, और एक विच ही ना कहा था, सही बोलिएगा तो। जी, बिल्कुल सही समझा आपने। ये मुख्य प्रश्न है जिनसे हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगी? मुख्य प्रश्न बोल रहे हैं, इसका मीन्स और कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, विच का हिंदी क्या होता है ये भी बता दीजिएगा। विच कम हिंदी में अर्थ होता है कौन सा या कौन सी, और मुख्य प्रश्न का अर्थ है ये वो प्रश्न है जिनसे हमें एडजेक्टिव को पहचानने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगी? और कैसा का इंग्लिश क्या होता है? कैसा का इंग्लिश होता है व्हाट काइंड या हाउ। ये वाक्य के संदर्भ पर निर्भर करता है। क्या आप एक उदाहरण देना चाहेंगी? व्हाट काइंड ऑफ और हाउ का एग्जांपल के साथ बताइएगा तो इसमें कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है? व्हाट काइंड ऑफ का इस्तेमाल हम किसी चीज की विशेषता या प्रकार पूछने के लिए करते हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। और हाउ का उपयोग हम किसी चीज की स्थिति या मात्रा के लिए करती, जैसे हाउ आर यू या हाउ मच डज दिस कॉस्ट। क्या आप इन पर कुछ और उदाहरण चाहती हैं? इसका मीन्स और क्वेश्चन संख्या बढ़ गया, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हिच, और आपने कहा हाउ मैनी, हाउ मच, ये सभी क्वेश्चन से हमें पता चलेगा एडजेक्टिव के बारे में जो इसका उत्तर होगा। जी, बिल्कुल आपने सही समझा। इन प्रश्नों के उत्तर जो शब्द देते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं। मतलब मैं ये और जानना चाह रहा हूँ, क्या और भी कोई क्वेश्चन है जिससे मुझे पता चल सकेगा कि ये जो है ये एडजेक्टिव है, ये नहीं है इस सेंटेंस में, या कौन सा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में?
कुछ मामलों में एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम whose या किसका भी पूछ सकते हैं, जैसे whose book is this? हालांकि ये मुख्य प्रश्नों की तरह हमेशा लागू नहीं होता। क्या आप इन तरीकों से जुड़े कुछ और उदाहरण देखना चाहेंगी? हुज बुक इज दिस जो आपने कहा उसका ओरिजिनल सेंटेंस पहले एग्जांपल दीजिए, फिर उस टाइप का क्वेश्चन ना पूछिए, तब ना मैं समझूंगा अच्छे से। ठीक है, whose का उदाहरण देखिए। दिस इज माई बुक। यहाँ पर माई एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कि किताब किसकी है। जब हम पूछते हैं whose book is this, तो माई जवाब मिलता है। क्या आपको ये स्पष्ट हुआ? ओके, मैं समझ गया। अब मुझे जो है एक बार पहले वर्ब के बारे में बताइए। वर्ब तो आपने बता ही दिया, तीन चीज है। क्रिया बताता है, स्थिति बताता है और अवस्था बताता है। यही तीन ना, और कोई बताता है क्या? आपने सही कहा, वर्ब मुख्य रूप से इन्हीं तीन चीजों के बारे में बताता है। क्या आप इनके कुछ विस्तृत उदाहरण देखना चाहेंगी? मुझे मुख्य रूप से नहीं, जितने भी रूप हैं सभी रूप बताइए कि क्रिया के किस किस तरीके से बता सकता है। जरूर, क्रिया के कई रूप होते हैं, जैसे मुख्य क्रिया मेन वर्ब, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। वो नहीं पूछ रहा हूँ, पहले वो बताइए कि क्रिया जो है सेंटेंस में क्या क्या चीज बताती है। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। क्रिया वाक्य में मुख्य रूप से तीन चीजें मुख्य बताती रूप है। से नहीं, सभी रूप बताइए। मुझे केवल मुख्य नहीं, जितने कंडीशन है सभी कंडीशन जाननी है। ठीक है, मैं पूरी तरह से समझाती हूँ। क्रिया वाक्य में मुख्य रूप से ये चीजें बताती है। पहला, कार्य का होना या एक्शन, जैसे पढ़ना या खेलना। दूसरा, स्थिति या अवस्था या स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे होना या लगना। तीसरा, अधिकार या कब्जा या पोजेशन, जैसे पास होना। इसके अलावा क्रिया काल, टेंस और पुरुष यानी पर्सन के अनुसार भी अपने रूप को बदलती है। क्या अब ये सारी बातें स्पष्ट है? समझ तो आ गया। अब अच्छा ये बताइए, कौन सा इसमें वर्ब है ये कैसे पता चलेगा? क्या क्वेश्चन करेंगे कि मुझे वर्ब का बारे में पता चलेगा? वर्ब को पहचानने के लिए हम वाक्य में ये देखते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है या किस स्थिति में है। आप क्या किया या क्या हो रहा है जैसे प्रश्न पूछ सकती हैं। क्या आप एक उदाहरण देना चाहेंगी? इससे इंग्लिश में बताइएगा, मतलब क्या किया का इंग्लिश क्या होगा और क्या हो रहा है का इंग्लिश क्या होगा? क्या किया का इंग्लिश होता है व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू, और क्या हो रहा है का इंग्लिश होता है व्हाट इज हैपनिंग। इन प्रश्नों के उत्तर से आपको वर्ब के बारे में पता चलेगा। क्या और भी कोई क्वेश्चन है जो कि बता सकता है कि वर्ब इस सेंटेंस में कौन सा है? हाँ, एक तरीका और भी है। आप व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, कर्ता क्या कर रहा है, ये पूछ सकती हैं। ये भी क्रिया को पहचानने में मदद करता है। क्या आप इन सभी प्रश्नों के उदाहरणों से स्पष्ट हो चुकी हैं? नहीं, क्योंकि कभी-कभी तो कर्ता कुछ करता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? आपने तो सभी में वैसा एग्जांपल दिया है लग रहा। कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल मतलब ये क्वेश्चन पूछना है। अब मुझे सभी क्वेश्चन से लग रहा है वैसा ही आंसर मिलेगा जिसमें कर्ता कुछ कर रहा होगा, लेकिन कर्ता तो कुछ करता भी नहीं है कभी-कभी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे स्थिति और अवस्था की बात की थी। जैसे शी इज हैप्पी, यहाँ पर कर्ता कुछ कर नहीं रहा, बल्कि उसकी अवस्था बताई जा रही है। इज यहाँ पर वर्ब है। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण देखना चाहती हैं? ये इसके लिए मुझे क्या क्वेश्चन करना होगा जो कि मुझे पता चलेगा कि इसमें वर्ब क्या है? इसके लिए आप ये पूछ सकती हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कर्ता की स्थिति क्या है, या फिर व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में क्या हो रहा है। इन सवालों के जवाब से आपको वर्ब का पता चलेगा। और भी कंडीशन है जैसे कि पोजीशन वाला जो है उसके लिए कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? पोजेशन या कब्जा जानने के लिए आप हु ओन्स या किसका है, या व्हाट इज द सब्जेक्ट हैव,
कर्ता के पास क्या है जैसे प्रश्न पूछ सकती हैं। इससे आपको पोजेशन दिखाने वाले वर्ब के बारे में पता चलेगा। इससे तो मुझे लग रहा है वर्ब कहाँ पता चलेगा? पूछ रहे हैं, आपने बताया कि उसके पास क्या है, तो वो तो उसका जो आंसर होगा वो तो कोई नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। जबकि मुझे उत्तर में वर्ब चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा मतलब ये था कि हैव या हैज जैसे शब्द पोजेशन दिखाते हैं और यही वर्ब होते हैं। जैसे शी हैज अ कार में हैज ही वर्ब है। क्या अब ये स्पष्ट है? ये तो स्पष्ट है कि हैज वर्ब है, क्योंकि मैं पहले से जान रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्या क्वेश्चन करूँ इस सेंटेंस में कि मुझे जो है वर्ब का उत्तर मिल जाए कि इसमें वर्ब हैज है। आप ये प्रश्न पूछ सकती हैं, व्हाट डज द सब्जेक्ट हैव यानी कर्ता के पास क्या है, या फिर व्हाट इज द सब्जेक्ट्स पोजेशन। इन सवालों के जवाब में आपको हैज के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट पोजीशन मुझे सही लग रहा है, लेकिन इसका हिंदी मतलब बताइएगा तो क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट्स पोजेशन का हिंदी मतलब है कर्ता के पास क्या है या कर्ता किस चीज का अधिकारी है। इस प्रश्न से आप पोजेशन दिखाने वाले वर्ब को पहचान सकेंगे। कर्ता किस चीज का अधिकारी है? तो आई हैव ए कार के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें तो आंसर पे कार मिल जाएगा, और कार तो यहाँ पर नाउन है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। हमें तो भाव चाहिए था आंसर में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा। वर्ब को पहचानने के लिए हमें क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे आई हैव अ कार में हैव ये बताता है कि आपके पास क्या है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू पोजेस आप क्या रखती हैं, या व्हाट डू यू हैव। इससे आपको वर्ब का उत्तर मिलेगा। आप जैसा आप बोल रही हैं उसके अनुसार तो मुझे नहीं लग रहा है भाव के लिए इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी बात सही हो सकती है। शायद पोजेशन वाले वाक्यों में सीधे तौर पर वर्ब को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। एक और तरीका बताती हूँ। आप ये पूछे कि कर्ता के पास क्या संबंध है। शायद इससे आपको वर्ब का पता चले। कर्ता के पास क्या संबंध है? आपका मतलब कर्ता के पास क्या संबंध है ये है। दरअसल ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है। सही प्रश्न होगा, व्हाट डज द सब्जेक्ट पसेस यानी कर्ता क्या अधिकार रखता है। इससे आपको वर्ब का पता चलेगा। अच्छा, ये सेंटेंस जो है आई हैव अ कार में ये क्वेश्चन पूछ के देखिए तो क्या आंसर मिल रहा है? आई हैव अ कार में जब आप पूछती हैं व्हाट डू यू हैव, तो जवाब मिलता है अ कार जो कि नाउन है। और जब आप पूछती हैं व्हाट डू यू पजेस, तब भी लगभग यही जवाब मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोजेशन दिखाने वाले वर्ब सीधे तौर पर कार्य को नहीं बताते। क्या आप किसी और प्रकार के वाक्य के लिए प्रश्न जानना चाहती हैं? ओके, ठीक है, मैं भाव को समझ गया हूँ। मैं तो पहचान ही लूंगा, मतलब मुझे लग रहा है सभी पहचान लेंगे। नहीं तो बता दिया जाता है, जो बच जाएगा उसमें वो वर्ब कर दो। जैसे इसका आंसर जो मिलेगा, अगर नाउन मिल रहा है तो उसमें क्या बच गया, तो हैज हैव बच गया, तो हैज हैव जो है वहाँ पर वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये एक अच्छा तरीका है वर्ब को पहचानने का। अगर किसी वाक्य में कर्ता कुछ क्रिया नहीं कर रहा, तो जो शब्द उसकी स्थिति या अधिकार को बताता है वही वर्ब होता है। क्या आप अब इस विषय को पूरी तरह समझ चुकी हैं? हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब मुझे एडवर्ब के बारे में बताइए। बहुत अच्छे। अब हम एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है? आपने कहा एडवर्ब जो है क्रिया की विशेषता बताता है। नहीं, एक बार फिर से बताइएगा, तो थोड़ा धीरे करके बताइएगा।
जी बिल्कुल, एडवर्ब केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता, ये विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। आसान शब्दों में कहें तो ये क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। क्या आप सुनिए ना, उदाहरणों से ये जो है ना क्रिया विशेषण विशेषण और जो है ये सब बोले ना, ये सब का इंग्लिश में ही बोलिएगा, नॉर्मल वर्ड सब हिंदी में बोलिए। गॉट इट? सो एडवर्ब्स मॉडिफाई नहीं, वर्ब्स, सुनिए ना, एडजेक्टिव। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेन मेन वर्ड है ना केवल उसे इंग्लिश में बोलिए, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सभी केवल इंग्लिश में बोलिए और सब चीज़ हिंदी में ही बोलिए। ठीक है, तो एडवर्ब क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है। ये हमें अक्सर ये बताती है कि कोई कार्य कब, कहाँ, कैसे या कितनी बार हुआ। क्या आप उदाहरणों से समझना चाहेंगी? जी हाँ, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे शी सिंग्स ब्यूटिफुली, यहाँ पर ब्यूटिफुली एडवर्ब है और ये सिंग्स यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे गाती है। एक और उदाहरण, द वेदर इज वेरी कोल्ड, यहाँ पर वेरी एडवर्ब है और ये कोल्ड विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कितना ठंडा है। क्या आपको ये स्पष्ट हुआ? हाँ, इस सेंटेंस में तो समझ में आ गया है और दूसरा चीज़ भी एग्जांपल दीजिए, जैसे आपने 3 तरीके से बताया, वो जो है एक बार क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब वर्ब की विशेषता बताता है और एक बार जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एक बार जो है वो खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तीनों तरह का एक-एक एग्जांपल दीजिए। जरूर। पहला, क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब ही रन्स फास्ट, यहाँ पर फास्ट क्रिया रन्स की विशेषता बताता है। दूसरा, विशेषण की विशेषता बताने वाला एडवर्ब द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, यहाँ पर वेरी विशेषण ब्यूटिफुल की विशेषता बताता है। तीसरा, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब शी फिनिश्ड द वर्क क्वाइट क्विकली, यहाँ पर क्वाइट एडवर्ब क्विकली की विशेषता बताता है। क्या आप अब समझ चुकी हैं? एडवर्ब की भी जो विशेषता बताया उसका वाला फिर से एग्जांपल दीजिएगा, न्यू एग्जांपल। जी बिल्कुल, एडवर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब का एक और उदाहरण देखिए। ही ड्राइव्स क्वाइट केयरलेसली, यहाँ पर क्वाइट एडवर्ब जो केयरलेसली ये भी एक एडवर्ब है कि विशेषता बता रहा है कि वो कितनी लापरवाही से चलाता है। क्या आप ये स्पष्ट हुआ? हाँ, स्पष्ट हो गया है। अब मुझे ये बताइए कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब को मैं कैसे पहचानूँगा किसी भी सेंटेंस में कि ये एडवर्ब है? एडवर्ब को पहचानने के लिए हम वाक्य में ये देखते हैं कि कोई शब्द क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है या नहीं। आप कब, कहाँ, कहाँ, वेर, कैसे, हाउ या कितनी बार यानी हाउ ऑफन जैसे प्रश्न पूछ सकती हैं। क्या आप कुछ उदाहरण देखना चाहेंगी? कब, कहाँ, कैसे और कितनी बार? यही 4 प्रश्न हैं जिससे मुझे एडवर्ब के बारे में जानकारी मिल सकती है। कोई और प्रश्न है तो बताइए? जी हाँ, एक और प्रश्न है, किस हद तक यानी टू व्हाट एक्सटेंट। ये भी एडवर्ब को पहचानने में मदद करता है, जैसे शी इज कम्प्लीटली टायर्ड। क्या आप इस पर भी कोई उदाहरण देखना चाहेंगी? चलिए एक और क्वेश्चन हो गया, बल्कि और भी क्वेश्चन है इसके अलावा, 5 के अलावा। मुख्य प्रश्न तो यही हैं। इनके अलावा कोई बहुत अलग प्रश्न नहीं होते। ये सभी प्रश्न मिलकर लगभग सभी प्रकार के एडवर्ब्स को कवर कर लेते हैं। क्या आप उदाहरणों से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, समझ तो गया हूँ। देखिए, एक बार और है कि जैसे मुझे लगा नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है, उसी तरह कैसे एडवर्ब भी कुछ काम करती है क्या सेंटेंस में? जी बिल्कुल, एडवर्ब भी वाक्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मॉडिफायर्स के रूप में कार्य करती है और हमें क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है, जिससे वाक्य का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। ओके, मैं समझ गया हूँ।
अब मुझे ये बताइए, कभी-कभी जो है ना मुझे एडजेक्टिव और एडवर्ब में पता नहीं चलता और कभी-कभी तो वर्ब में भी नहीं पता चलता ये क्या है? मतलब तीनों एक-दूसरे से मिलता-जुलता लग जाता है कभी-कभार। ये बिल्कुल सामान्य बात है। कभी कभी ये थोड़े भ्रामक लग सकते हैं। मुख्य अंतर ये है कि क्रिया हमेशा कार्य या स्थिति बताती है, एडजेक्टिव केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्रिया विशेषण या किसी दूसरे एडवर्ब की। क्या आप कुछ और उदाहरणों से इन्हें अलग अलग समझना चाहेंगी? और हाँ, कभी-कभी तो मुझे ये नाउन भी लगने लगते हैं। समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा भ्रमित कर सकता है। नाउन तो हमेशा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम होता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रत्येक शब्द का कार्य देखें। क्या आप एक वाक्य देना चाहेंगी जिसमें आपको संदेह है? नाउन लगने का कारण यही है कि ना उसमें जो भाववाचक दे दिया है ना, वही एक दिक्कत दे देता है और सब तो लगभग समझ ही जाता हूँ। मतलब हर बार पहचान ही लेता हूँ कि ये नाउन है। हाँ, भाववाचक संज्ञा थोड़ी दिक्कत दे सकती है। वे अक्सर क्रिया या विशेषण से बनती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वे किसी गुण या अवस्था का नाम होती है। क्या आप कुछ उदाहरणों से समझना चाहेंगी? हाँ, बता दीजिए एग्ज़ाम्पल। जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता, एक भाववाचक संज्ञा है। ये किसी अवस्था का नाम है, न कि कोई वस्तु या क्रिया। इसी तरह हैप्पीनेस, खुशी, भी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या आप इन उदाहरणों से समझ पाई? ये जो हैप्पीनेस है, इससे क्या-क्या चीज़ें बन सकती है? जैसे ये तो खुद नाउन है, इससे क्या वर्ब भी बन सकता है और इससे क्या एडवर्ब भी बन सकता है? क्या इससे एडजेक्टिव भी बन सकता है? हैप्पीनेस से सीधा वर्ब बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे जुड़ा एडजेक्टिव हैप्पी होता है और हैप्पी से एडवर्ब हैप्पीली बनता है। वर्ब के लिए हम एन्जॉय या रिजॉइस जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खुशी को, भाव को व्यक्त करते हैं। क्या ये आप इन सभी के बीच का संबंध समझ पाएं? जी हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे आपकी सहायता करके। व्याकरण के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहती हैं आप? नो, अब मैं आगे आगे कभी और पूछना होगा तो ज़रूर पूछूँगा। चलिए धन्यवाद, इतना बताने के लिए आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई आपकी सहायता करके। बेझिझक पूछिएगा जब भी आपको कोई संदेह हो तो। आपका दिन शुभ हो। ओके, बाय।